नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैं संवैधानिक विकास वैसे बता चुका हूं और वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ना इस संवैधानिक विकास का जो दौर है, जो कानून बने हैं 1771 से लेकर के 1948 तक जितने भी कानून, जितने भी एक्ट बने हैं, मैं उनको वन बाय वन क्रम से बताऊंगा, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं संविधान से संबंधित, वो इन एक्ट से जरूर आते हैं और मैं आपको इन्हें पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित एक भी टॉपिक आपसे ना छूटे, एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो वन बाय वन, एक एक करके एक एक एक्ट आपको मैं बताऊंगा। जैसे आज मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब बात करें कि अंग्रेजों को ये रेगुलेटिंग एक्ट बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट बनाना पड़ा भारत के लिए। ऐसा वो क्या कर रहे थे या क्यों कर रहे थे कि वो रेगुलेटिंग एक्ट बनाते? ठीक है ना, क्योंकि उन्हें क्या काम था, उन्हें तो भारत पे शासन करना था। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट बनाना पड़ा? दरअसल ऐसा था कि जब 1773 की बात करें तो उससे पहले ना कंपनी बहुत सारे कार्य ऐसे कर चुकी थी कि संसद को लग गया था कि यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है। इंग्लैंड की संसद को महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है और इसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो इस कंपनी पे नियंत्रण करने के लिए, रेगुलेट मतलब इसे प्रॉपर चलाने के लिए, मतलब इसका कोई अकेला मालिक ना रहे, उन्होंने क्या काम किया। एक बार ऐसा हुआ कि जब युद्ध हुआ, जैसे बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, तो इन युद्धों में जितनी बार भी कंपनी जीती तो इन्होंने जीतने के पश्चात युद्ध के हर जाने लिए, है ना। एक बार 8 लाख मुद्राएं ली गई तो वो 8 लाख मुद्राएं नाव में भर के आई थी। तो होता है, जो कंपनी के अधिकारी थे वो सभी की सभी पैसा लूट करके, या ये समझ लीजिए गिफ्ट के तौर पे, उपहार के तौर पे लेकर के अपने साथ चले जाते थे और कंपनी के खाते में वो नहीं जोड़ता था। मतलब कंपनी घाटा दिखा रही थी और वैसे उन लोगों को प्रॉफिट हो रहा था। तो इतना सारी कुछ व्यवस्था करने के लिए जो इंग्लैंड की संसद थी, उन्होंने यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट अप्लाई किया, क्योंकि ये लोग केवल 15 साल का ही एक प्रपत्र, मतलब एक अधिकार पत्र लेकर के आए थे भारत में व्यापार करने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कैसे शुरू होता है? दरअसल उस समय थे प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे और उनकी एक गुप्त समिति की सिफारिश पर ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्यों किया गया, इसका पूरा ब्रीफ मैं आपको भी बता चुका हूं कि कंपनी में कुछ भ्रष्टाचार चल रहा था और वो अपने मनमाने ढंग से भारत पे शासन कर रहे थे और उसके बाद कंपनी का लेजर बही खाते में घाटा भी दिखा रहे थे और कंपनी ने इंग्लैंड सरकार से 1 लाख करोड़ की मांग भी की थी लोन के तौर पर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जिस कारण से इन्हें रेगुलेटिंग एक्ट बनाना पड़ा कंपनी को चलाने के लिए। उसके बाद क्या कि कंपनी के शासन के लिए लिखित संविधान सुनिश्चित किया गया। ये समझ लीजिएगा सबसे पहली बार जो लिखित संविधान कंपनी के शासन चलाने के लिए, कहने का मतलब ताकि जो वहां की संसद है वो कंपनी के शासन पर नियंत्रण रख सके, ये पहला एक्ट बनाया गया कंपनी के संविधान के तौर पे कि कंपनी काम करेगी। उसके बाद यहाँ पे ना एक चीज हुई कि पहले गवर्नर हुआ करते थे, जितनी यहाँ 3 प्रेसिडेंसियां थी, ठीक है ना, बंगाल, मुंबई और बात करें तो ये मैंने आपको तीनों प्रेसिडेंसी लिखी, कलकत्ता, सॉरी, मद्रास, बंबई और बंगाल। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। तो तीनों प्रेसिडेंसियों के साथ स्थिति ये थी कि हर एक जगह पे एक गवर्नर होता था, है ना। तो क्या काम किया, यहाँ पे पहली बार एक पद सृजन हुआ जिसे कहा गया गवर्नर जनरल, और वह गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसियों का अध्यक्ष हुआ करता था। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल हुए थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे पहले गवर्नर जनरल जो गवर्नर थे, गवर्नर के बाद होने के बाद प्रोन्नत पदोन्नति करके उन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था। कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसे पहले गवर्नर जनरल। दूसरा क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट बना 1784 में। कहां पे? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सके, यहाँ का आम आदमी अगर उनसे परेशान है तो उनके ऊपर वाद दायर कर सके, उनकी शिकायत कर सके, ताकि इंग्लैंड तक ये जानकारी पहुंच सके कि हाँ कंपनी कार्य सही कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें 4 न्यायाधीश रखे गए, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है ना। 3 न्यायाधीश और थे, मैंने नाम लिखा है, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये
4 न्यायाधीश थे, इसमें सर्वोच्च जो थे वो सर एलिजा इम्पे थे, बाकी इनके 4 सहायक थे। ठीक है, ये बना सुप्रीम कोर्ट 1784 में, किसके तहत? 1774 में, ये गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हो गया, सॉरी। ये बना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, सही है। उसके बाद क्या कि बंगाल का गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल होगा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो तीनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर गवर्नर जनरल होता था। उसके बाद एक चीज का गठन किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब दो तरह की समितियां बनाई गई, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो यहाँ पे काम देखते थे, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में काम देखते थे, सही है। यहाँ की जो समिति थी उसमें 4 सदस्य थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में करीब 15-16 सदस्य हुआ करते जो इंग्लैंड में हुआ करते थे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है, आप देखेंगे तो आप देखिएगा, उसमें मैंने सारा डिक्लेयर किया है, भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया कि किस कमेटी में कितने सदस्य हैं। 15-16 सदस्य हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुआ करते थे 4 सदस्य, और 5वां होता था गवर्नर जनरल, सही है। दूसरा आगे शुरू करते हैं, कार्यकाल क्या कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे उनका कार्यकाल होता था 1 वर्ष, पहले 1 वर्ष का होता था और बाद में 4 वर्ष कर दिया गया, समझ आया, बाद में और इनका कार्यकाल बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। दूसरा क्या किसका? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का है। अगला इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, कहने का मतलब केंद्रीय प्रशासन, कहने का मतलब एक ही जगह से पूरा का पूरी व्यवस्था पूरे भारत देश को चलाने की कोशिश की गई, तो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का अधिकार नहीं था और भारतीय लोगों से किसी भी प्रकार का उपहार लेने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि इससे पहले लोग यही कर रहे थे कि कंपनी के लिए तो वो कार्य करते ही करते थे, अपने लिए भी कार्य करते थे। अपने लिए क्या काम करते थे? कच्चा माल खरीदा यहीं भारतीयों से और दूसरी जगह पे वो भेज दिया, या कंपनी को किसी और के थ्रू बेच दिया, या वहां से विदेश से या इंग्लैंड से अपना सामान लाके यहाँ पे बेच दिया। तो कहने का मतलब कंपनी के कर्मचारी अपने लिए भी व्यापार करते थे और कंपनी के लिए भी कार्य करते थे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है उसे प्रतिबंधित कर दिया गया कि कोई भी कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी अपना खुद का बिजनेस या अपना खुद का व्यापार नहीं करेगा और भारतीयों से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं लेगा। यह भी इसी के अंतर्गत बाधित किया गया, बंद किया गया। अगला क्या है कि कंपनी के कर्मचारी, हाँ, इसमें एक 4 सदस्यीय समिति बनी जिसको बोर्ड ऑफ, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो विदेश में थी, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो यहाँ पे थी। क्या इसमें 4 सदस्य कौन कौन से थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बरवेल, ये 4 सदस्य हुआ करते थे। इनका कार्यकाल था 5 वर्ष तक। इन्हीं को निदेशक मंडल भी कहा गया यहाँ का। दूसरा क्या है कि निदेशक बोर्ड की सिफारिश के आधार पर इनके साथ क्या स्थिति थी? इनके साथ स्थिति ये थी कि गवर्नर जनरल अगर कोई भी कानून बनाएगा तो इनकी सलाह से ही बनाएगा। दूसरा, अगर वो कोई भी कानून बनाता है तो उसे वो इनको दिखाना पड़ेगा, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो बनाया था कलकत्ता में उसमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसकी अनुमति होगी तो वो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में भी। तो ये जो होते थे, जो समिति थी, निदेशक बोर्ड जो था, इसका जो कार्यकाल हुआ करता 5 साल का हुआ करता था। 5 साल के बाद निदेशक बोर्ड बदल जाया करता था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, इनका कार्यकाल हुआ करता था 4 वर्ष का। ये इंग्लैंड होते थे, समझ आया बात। दूसरा आगे क्या हुआ? मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के दिन, जो गवर्नर जनरल बंगाल में था उसके अंतर्गत चलेगी मद्रास और बंबई, ये दोनों प्रेसिडेंसी, क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी दहेज में मिली थी, है ना, और जब दहेज में मिली थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को अपनी प्रेसिडेंसी बनाया और इसे किराए के तौर पे राजा जो था उस समय का उनको वो कर दिया करते थे। दूसरा क्या है कि अब गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन कानून जो बनाएगा वो तो बनाएगा समिति के उसके ऊपर। जो समिति है 4 सदस्य जो बोर्ड है, ये निदेशक बोर्ड जो है, इसके आधार के, इसके बनाने के बाद इसको बताएगा, ये मान लेगा तो सुप्रीम कोर्ट को बताएगा और सुप्रीम कोर्ट मान लेगा तो वो लागू हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसके कारण ऐसी बहुत सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो इनके क्षेत्र में दखलंदाजी करता था, ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र में। तो अगर मैं बात करूं कि व्यावहारिक जो स्थिति होती है वो बिगड़ रही थी, व्यावहारिक स्थिति बिगड़ रही थी तो बड़ी परेशानी हो रही थी। इसके कारण उन्होंने बाद में कुछ चेंजमेंट किए हैं, इसमें वो हम बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने 1781 का सेटलमेंट एक्ट लाया। इस बीच में एक बात तो बता दूं कि
जो ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया था, इसके अंतर्गत कौन कौन आता था, कौन कौन कर्मचारी, तो कंपनी और उसके सभी कर्मचारियों के विरुद्ध सुनवाई की जा सकती थी इसके अंतर्गत, पहली चीज। दूसरी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है तो इस आदेश के विरुद्ध इंग्लैंड में एक कमेटी हुआ करती थी, इसको बोलते हैं प्रीवी काउंसिल। तो प्रीवी काउंसिल में ही इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अप्लाई किया जा सकता था कि हमारे खिलाफ ये आदेश आया है, कृपया आप इस पे जो है जांच करें। जैसे कि आज नीचे से कोर्ट से, मतलब अगर कोई मुकदमा आप हाई कोर्ट में हार जाएं तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर देते हैं। इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आपके खिलाफ आया है और आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप इंग्लैंड के अंतर्गत एक बैठी काउंसिल, जिसको प्रीवी काउंसिल बोलते थे, उसमें उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते थे, उस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता था। अब प्रीवी काउंसिल का निर्णय अंतिम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने या वो कोई नया आदेश दे दे उसके ऊपर, ठीक है। अभी बात करते हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद तो जो गवर्नर जनरल था वो बंध गया था, उसके पास छूट नहीं थी, यहां तक कि कर्मचारियों के पास छूट नहीं थी, क्योंकि जो ये जो काम है ना सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे अधिक पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपका वो कब बनाया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। याद रखिएगा, सन जो है स्थापना वो 1774 है, कलकत्ता में बनाया गया था, समझा। तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का गठन, और ये सुप्रीम कोर्ट का गठन कंपनी के साथ बड़ी स्थिति मतलब बिगड़ने लगी थी कि उनकी व्यवहारिक स्थितियां बिगड़ रही थी। तो अब इतनी सारी स्थिति देख करके उन्होंने क्या काम किया, एक और एक्ट बनाया जिसको बोलते हैं 1781 का सेटलमेंट एक्ट। मतलब इसमें एक प्रकार का संशोधन किया। संशोधन क्या किया, तो सबसे पहला संशोधन किया कि जो व्यवहारिक दोष था, जो व्यवहार में दोष आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट उनके कार्य क्षेत्र में दखल दे रहा था, गवर्नर जनरल उसकी समिति सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र में दखल दे रही थी, तो बड़ी स्थिति खराब थी। तो इसे सुधारने के लिए उन्होंने क्या काम किया कि ये व्यवहारिक ये बनाया किसके उस पे, तो वहां पे एक प्रवर समिति थी। जो प्रवर समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो एडमंड वर्क थे। तो एडमंड वर्क की सिफारिश पर 1781 का सेटलमेंट एक्ट लाया गया, क्योंकि उन्होंने जो पूरी स्थिति भारत के देखी, उसे सर्वे किया, निर्णय लिया, तो पता लगा कि यहाँ स्थिति खराब है। दूसरा क्या, इसके अंतर्गत हुआ ये कि जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके अधिकारों में कमी कर दी। उन्हें लगा कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिक हो रहा है, इसलिए अधिकारों में कमी क्या की बताता हूं। देखिए क्या किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी समिति, ठीक है ना, इनको उसके अधिकार क्षेत्र ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया। दूसरा, वो जितने भी ऑर्डर पास करेंगे वो अब सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं था, जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो पंजीकृत कराना आवश्यक था। तीसरी बात क्या है कि जितने भी कर्मचारी थे कंपनी के, वो अब इसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर होंगे। जितने भी कर्मचारी होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएंगे। दूसरा क्या है कि जितने भी नागरिक मुकदमे हैं, ठीक है ना, वो सभी के सभी उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर आएंगे। अगर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा है किसी भी मतलब कंपनी के अधिकारी या किसी भी अधिकारी के ऊपर, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता था। लेकिन जैसे कि लगान वसूलना है या रेवेन्यू रिलेटेड है या जितने भी नागरिक मुकदमे हैं, जितने भी प्रकार के सिविल जितने भी मुकदमे हैं, ठीक है ना, वो सभी की सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से, अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए। दूसरा क्या, कलेक्टर जो होता था, जो रेवेन्यू उठा के देता था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया। दूसरा, जो जमींदार होते थे, जो कलेक्टर के लिए या उस समय कंपनी के लिए काम करते थे, जमींदार लोग, उन्हें भी इस सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखा गया। मतलब बहुत सारी कमी कर दी गई उसके अधिकार क्षेत्र में। दूसरा क्या है, जो न्यायिक अधिकारी होते थे, जितने भी जज होंगे, उन्हें भी ज्यूरिडिक्शन से बाहर रखा गया। उन्हें भी कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर भी किसी प्रकार का वाद दायर नहीं करेगा, वाद रजिस्टर्ड नहीं करेगा। ये किया। अब क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल था, समझ रहे ना, तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल का जो रिलेशन था ना इन दोनों के बीच में, उसका क्या काम किया, उसे डीमार्केशन कर दिया, उसे मार्केशन मतलब उसका मार्किंग कर दी कि आप लोग ये कार्य करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कार्य करेगा। इन दोनों के बीच में संबंध जो है वो ये होगा। जैसे कि मैं आप बता दूं कि अभी मैंने बताया कि नागरिक मुकदमे जो देखेगा वो स्वयं गवर्नर जनरल देखेगा, आपराधिक मुकदमे सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कहने का मतलब ना ये काम। दूसरा क्या काम किया
कि जो एग्जीक्यूटिव था और सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य क्षेत्र था उसको भी डिवाइड कर दिया गया। अब मैं एक बात बहुत सीधी सीधी सी बता देता हूं, इसको बोलते मैंने ऊपर लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण का जो कार्य किया सर्वप्रथम वो 1781 के सेटलमेंट एक्ट ने किया। कैसे कैसे? इसे 3 हिस्सों में तोड़ दिया। क्या? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। जैसे आज हमारे यहाँ पता ना, न्यायपालिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और तीसरी होती है विधायिका, ठीक है ना। मतलब ये 3 तरह की जो स्थितियां हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। तीनों की पावर, तीनों की शक्तियां अलग अलग कर दी गई। ये कार्य किया इन्होंने, सेपरेशन ऑफ पावर। समझ में आया? आगे क्या किया कि जो अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का तीनों प्रेसिडेंसियों में था पहले, अब वो सीमित करके कलकत्ता में कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार केवल कलकत्ता तक ही सीमित रहेगा, उससे आगे सुप्रीम कोर्ट कार्य नहीं करेगा। दूसरा क्या कि कानून बनाने के लिए अब उनके पास 2 थे एक्ट, एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा था 1781 का सेटलमेंट एक्ट। तो इसके द्वारा क्या काम किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मतलब ये जो दीवानी क्षेत्र थे इनके लिए इन्होंने कानून बनाने की भी छूट दे दी गई कि अब आप इन दोनों के अंतर्गत भी अलग अलग कानून बना सकते हो, अलग अलग जगह पे, ठीक है। दूसरा क्या, सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश और दिया गया कि भारतीय रीति रिवाजों को ध्यान में रख करके फैसले दिए जाएं। जैसे अगर हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धार्मिक मान्यता के उनकी परंपराएं हैं तो उनका ख्याल अलग रखा जाए, और जैसे मुस्लिम लोग हैं वो शरीयत कानून के अनुसार चलते हैं तो उन्हें शरीयत कानून के हिसाब ही न्याय दिया जाए, ना कि अपने अनुसार। तो सुप्रीम कोर्ट को एक ये आदेश भी दिया गया कि भारतीय रीति रिवाज में उनकी परंपराओं का ख्याल रखते हुए ही किसी प्रकार के फैसला दिया जाए, ठीक है ना। तो ये था, मैं आपको बता दूं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी का जो था जिसमें दोबारा से सेटलमेंट एक्ट जो बना, जो इसका संशोधन था, मतलब जो कमियां 1773 में रह गए थे उसका संशोधन किया गया 1781 में सेटलमेंट एक्ट ला करके। तो ये दोनों एक्ट थे, इसमें इससे अधिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ के नहीं मिलेगा अगर आप ढूंढेंगे तो, है ना। इससे अधिक कुछ नहीं होता। मुख्य क्या है? मुख्य तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है, सबसे पहली चीज ये पूछी जाती है। दूसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का गठन पूछा जाता है, जो गवर्नर जनरल बना तीनों प्रेसिडेंसी का, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछते हैं? इसमें पूछते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पूछते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, ठीक है ना। तो इससे अधिक कुछ नहीं है 1773 और 1781 में। तो मेरा मन था कि मैं आप लोगों को ना इसको डिस्क्राइब करके ब्रीफ में बताऊं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आज की वीडियो। इस वीडियो को मतलब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, मुझे शेयर कीजिए। और मैं आपको ना 1773 से लेकर के 1945 तक जितने भी एक्ट हमारे आए हैं विशेष तौर पे, उनको सभी को डिस्क्राइब करके मतलब पूरा खोल के बताऊंगा, जो आपको कभी कंफ्यूजन ही ना हो। जितने सवाल हैं इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।